personas. देखना। नमस्कार दोस्तों, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ और 15 तारीख से हम लोग रिजर्व बैंक, उसका इंस्पेक्शन, उसका कंट्रोल, इसके बारे में बातें कर रहे हैं। अ, ये सीरीज में 3 पार्ट में बनाने वाला था, तो ये तीसरा पार्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देयर हैज़ बीन वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो मे बी देयर वुड बी 1 or 2 more sessions on how the Reserve Bank of India controls the banks, the inspection, and what as a banker we should know. तो पहले पार्ट में हमने देखा कि रिजर्व बैंक के लोग सवाल क्या पूछते हैं। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन रिजर्व बैंक के आरएआर में क्या आती है। आज हम देखने वाले हैं कि ये सुनने के बाद भी हमारे बैंक में ऐसी कुछ घटनाएं होती रहती हैं, जिसको हम कहेंगे कि ये घटनाएं हमें टालना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ 25-30 घटनाओं के बारे में बात करूंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। लेकिन ये घटनाएं, दिस इंस्टेंसेस और दिस इंसिडेंसेस योर बैंक शुड अवॉइड इन द फॉलोइंग संडे। आई मीन अगले संडे या उसके अगले संडे में हम लोग रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन के बारे में और एक अचंभित करने वाली जानकारी हम शेयर करेंगे, जिससे कि आपको आपके बैंक के परिचालन में सहायता मिलेगी। जिसको हम कहते हैं फोरवॉन्ड इज फोरआर्म्ड, जिसको किसी घटना की अगर पूर्व सूचना मिलती है तो उसकी तैयारी वो अच्छे से करता है। रिजर्व बैंक अपना काम करती है एज अ रेगुलेटर, उन्हें वो करना भी चाहिए। और इसीलिए कई बार हमने देखा है कि रिजर्व बैंक इंस्पेक्शन जब करती है तो कई तीखे सवाल और तीखे ऑब्जर्वेशन लिखती है। और आगे आने वाले फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में हम कुछ कुछ चीज़ें और कवर करने वाले हैं रिजर्व बैंक के इंस्पेक्शन के बारे में, ताकि आपको पूरा ध्यान रहे कि आप अगर बैंक चलाते हो तो क्या चीज़ें करनी है और क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो हम आज कुछ घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि आपके बैंक में ऐसी घटना न हो। नॉर्मली जो रिजर्व बैंक कहती है उसमें मैंने जो कॉमन ऑब्जर्वेशन है वो हमने देखा है। लेकिन एक कॉमन ऑब्जर्वेशन जो है उसके बारे में बहुत से बैंकों में आता है कि बैंक का जो बोर्ड होता है वो एनपीए मॉनिटर नहीं कर रहा है भाई। तो 12 महीने पूरे साल भर में रिजर्व बैंक ये देखती है कि बोर्ड ने एनपीए का रिव्यू ही नहीं लिया है। तो ऐसी घटना आपके बैंक में अगर हो रही है तो टालिएगा। पुट the entire NPA review mechanism in your bank so that ये इस तरह की घटना आपके बैंक में ना हो। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में भी आजकल रिजर्व बैंक बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के बारे में भी जानना चाहेंगे कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का अभी जो अमेंडमेंट आया है बीआईआर एक्ट में, उसका हमारे ऊपर क्या परिणाम होने वाला है, क्या क्वांटम वेरिएशन हुआ है, वो किसी एक संडे में हम लोग वो देख लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में वीडियो हमारा पेंडिंग है, ये रिजर्व बैंक की इंस्पेक्शन के सीरीज के बाद में वो बनाएंगे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में रिजर्व बैंक बहुत बारीकी से नज़र गड़ाए हुए हैं, वो आपको देखना है। जिन बड़ी बैंकों में रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है वहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट कमेटी ढंग से काम नहीं करती है, टिक मार्किंग करती है। ऐसा आपके बैंक में नहीं होना चाहिए। बोर्ड मिनट्स के बारे में भी वो हमेशा ऑब्जर्वेशन लिखते हैं कि वो पूरी तरह से रिकॉर्ड ही नहीं होता है। बोर्ड मिनट्स के बारे में बहुत सीरियस रहिएगा। इसकी वजह ये है कि बोर्ड मिनट्स आर नथिंग बट द मिरर ऑफ हाउ योर बैंक फंक्शंस, व्हाट इज द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और डायरेक्टर लोगों को मेरी ये सलाह रहेगी कि अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सर्कुलर आया है, पहले जो डूज एंड डोंट्स में था वो कन्वर्ट होके अभी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वो सब इंस्ट्रक्शंस आई है, वो विड्रॉ नहीं हुई है।
लोन के बारे में इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस बंद कीजिएगा, क्योंकि ये अगर आप आपके बैंक में पकड़ा गया, देखा गया, तो सीरियस डिफ़िकल्टी उसमें आती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिए बगैर अगर आपके बैंक में लोन सैंक्शन हो रहे हैं, स्टॉप दैट इमीडिएटली। देयर हैज़ टू बी अ प्रॉपर अप्रेज़ल। ऐसी अगर घटना आपके यहाँ हो रही हो तो लोगों रोको उसे। सिंगल पार्टी एक्सपोज़र का कंप्लायंस करो। कई बार थोड़े टाइम के लिए आप वो एक्सपोज़र क्रॉस कर देते हैं। कट टू कट एक्सपोज़र अगर आप रखते हो, तो उसकी परेशानी ऐसी होती है कि जैसे कैश क्रेडिट लिमिट दिया, 1 करोड़ का आपका एक्सपोज़र लिमिट है, आपने 1 करोड़ का कैश क्रेडिट लिमिट दिया। वो जो कैश क्रेडिट का बोरो क्या करता है, कई बार उसके जो चेक्स आते हैं वो 1 करोड़ के ऊपर जाते हैं। आप चेक पास करते हो, शाम को अकाउंट लिमिट में आ जाता है। ये रिजर्व बैंक पकड़ सकती है। यू हैव वायलेटेड दी सिंगल पार्टी एक्सपोजर। कोलैटरल में ओवर वैल्यूएशन करना, माइंड यू, जब आप एनपीए को सेल करने जाते हो तो बेंचमार्क के एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बेंचमार्क क्या लगाती है कि भाई ये कोऑपरेटिव बैंक में जो वैल्यूएशन होता है उसको 50% डिस्काउंट करो। क्यों? क्योंकि ये ग्रह है। दिस इज एन assumption that collaterals are always overvalued in the urban cooperative banks। अगर आपके बैंक में ऐसा हो रहा है, अरेस्ट कीजिएगा। 3 टाइप के वैल्यू लीजिएगा, और 3 टाइप के वैल्यू में जो तीसरा वैल्यू होता है डिस्ट्रेस सेल वैल्यू, दैट शुड बी द वैल्यू इन योर अप्रेजल नोट टू बी कंसिडर्ड फॉर फाइनलाइजिंग अ क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर। क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए क्रेडिट डिपार्टमेंट वाले लोग ही काम करते हैं। मॉनिटरिंग के लिए सेपरेट बंदे आप रखते नहीं हो। दैट इज समथिंग विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनिटरिंग हैज टू बी डन वेरी सीरियसली, क्योंकि अभी आप जानते होंगे कि विलफुल डिफ़ॉल्ट के बारे में आपको एक मैकेनिज़्म रखवाना है, जिसके बारे में हमने शायद जनवरी में या दिसंबर में वीडियो बनाया था। वो 24 का गाइडलाइंस है। बनाओ, क्रेडिट मॉनिटरिंग आप स्ट्रॉन्ग करो, और विलफुल डिफ़ॉल्ट को भी ट्रेस करने की जो मैकेनिज़्म है वो स्ट्रॉन्ग करो। विदाउट इंस्पेक्शन आप लोन सैंक्शन कर रहे हो, मत करो ऐसा। और झूठा विज़िट रिपोर्ट मत रखो यार। डोंट कीप, सेंड समबडी, रोटेट द पीपल। ए ब्रांच के बंदे को बी ब्रांच के लोन अकाउंट के वेरिफिकेशन के लिए भेजो। यू विल गेट अ व्यू, यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योर बैंक्स इंटरेस्ट वेरी प्रॉपरली। एनपीए क्लासिफिकेशन का भी मसला होता है, लेकिन किसी अकाउंट को बचाने के लिए मत काम करो। सिंपल सी चीज मैं आपको बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि अकाउंट में डिफिशिएंसी है, सुओ मोटो खुद होके उसको एनपीए क्लासिफाई करो, शायद एनपीए बढ़ जाएंगे, लेकिन the quality of your transparency will be viewed very positively by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और एनपीए हो गया तो हो गया, डिले मत करो, टालो मत, डोंट अवॉइड दैट। कई छोटे बैंक्स जो होती है वो एनपीए अकाउंट क्लासिफाई होने के बाद में फाइनेंशियल ईयर में जितना भी इंटरेस्ट होता है ना वो रिवर्स नहीं करती है। दैट इज नॉट अलाउड। यू कैन नॉट बुक इंटरेस्ट ऑन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये कॉमन एवरग्रीनिंग का जो रोग है ना, वो ये हमारे बैंकों को लगा हुआ है। उस वो बंद करो पहले, वो सबसे पहले बंद करो। इसकी वजह ये है कि कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। एवरग्रीनिंग, नेवर डू इट। एवरग्रीनिंग का मतलब क्या है? इनपीए अकाउंट को बचाने के लिए उस बोरर के किसी रिश्तेदार को लोन देना, उसके पैसे यहाँ पे लेके आना। और अभी बीच में मेरे ध्यान में ऐसा आया है कि हमारे जो डायरेक्टर लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी डायरेक्टर होते हैं, या उनकी बीवी होती है, वहां से पैसा उठा के यहाँ पे लाते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में ही आप इस तरह की बोरोइंग अगर करते हो तो याद रखो, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आर नॉट अ रेगुलेटेड सेक्टर। जिस दिन ध्यान में आएगा फंसोगे। डोंट डू दैट। इनकरेक्ट एसेट क्लासिफिकेशन नहीं करो। प्रोविजन रिक्वायर्ड जितनी भी है ना उतनी पूरी करो। प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है धीरे धीरे आपको 100% तक लेके जाना है। इसकी वजह ये है कि एनपीए के अगले 1-2 साल में एनपीए की जो मेथड है, एनपीए आइडेंटिफिकेशन की जो मेथड है, वो पूरी सब्जेक्टिव होने वाली है। वो टाइम क्लासिफिकेशन पे नहीं होगी, लॉस गिवन डिफॉल्ट पे आने वाली है। बड़े बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को पहले आएंगी, हमें थोड़ी देर से आएंगी। लेकिन अगर आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो आप 100% के ऊपर भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर 100 रुपए का एनपीए है और उसकी प्रोविजन आपने 100 रुपए करके रखी है, गुड।
वो 105 करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज एन अकाउंटिंग वायलेशन. You cannot have a provision for a 100 rupee asset with a provision in your BTDR as 105 rupees. That is not an accounting practice. That is a violation of accounting practice. रिजर्व बैंक को ये ध्यान भी नहीं आ रहा है. आज नहीं तो कल आएगा, तब जूते बरसेंगे. ऐसा मत कीजिएगा. डॉक्यूमेंट से नहीं लेते, लोन के एग्रीमेंट ही फाइल में नहीं मिलते. लोन की फाइलिंग का एक मेथड करो. ये इंस्टेंसेस है जो बैंक में हो रहे हैं, उनको टालो. मॉर्गेज को रजिस्टर नहीं करवाना, टाइटल डीड रख लिए. नहीं सर, वहां पे वो रुकता नहीं है. लोन डॉक्यूमेंट मिसिंग, मॉर्गेज नॉट रजिस्टर्ड, कोलेटरल का इंश्योरेंस नहीं लेना. ये मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था. लीगल ओपिनियन के बारे में भी आपको बताया था. वैल्यूएशन के बारे में मैंने आपको बताया. यू शुड हैव अ वैल्यूएशन पॉलिसी वेयर अंडर you will take the lowest possible collateral values or value of property, lowest possible. क्यों lowest possible? You intend to protect the bank's interest and nothing else. रेगुलेटरी रिटर्न्स को आराम से भेज रहे हो, ड्यू डेट के बाद भेज रहे हो, फंसोगे यार. डोंट डू दैट. आरबीआई के सर्कुलर के ऊपर आप नॉन कंप्लायंस करते हो, इनएक्यूरेट रेगुलेटरी रिपोर्टिंग करते हो. दिस इज समथिंग नॉट टॉलरेबल. रिजर्व बैंक ये कभी टॉलरेट नहीं करेगा. कंप्लायंस मॉनिटरिंग एकदम पुअर है, ध्यान ही नहीं देते हो. अगर आपकी बैंक 1000 करोड़ के आसपास है, आपके पास कंप्लायंस का बंदा होना चाहिए जो ट्रैक करेगा रिजर्व बैंक की कंप्लायंस किस तरह से आप कर रहे हो. रिस्क मैनेजमेंट के बारे में जो बड़े बैंकों को है उनके लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है. बहुत सी बड़ी बैंकों में रिस्क मैनेजमेंट इज ओनली टिकिंग मेथड, कि भाई डिपार्टमेंट है, बंदा बैठा है, लेकिन सिस्टम ही काम नहीं कर रही है, कमिटी भी काम नहीं कर रही है. बीइंग ऑब्जर्व्ड. स्ट्रेस टेस्टिंग करो. स्ट्रेस टेस्टिंग से छोटे बैंकों को भी रिजर्व बैंक आजकल पूछ रही है कि आपने स्ट्रेस टेस्टिंग किया क्या, उसका रिजल्ट क्या है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है. सिंपल है, वो भी करते रहो. ऑपरेशनल रिस्क जो है वो इग्नोर मत करो. रेजिलियंस आइडेंटिफाई करो. T3 और T4 में हो तो ऑपरेशनल रिस्क रेजिलियंस आइडेंटिफाई करो. और बोर्ड के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको देना है वो ऑडिट कमेटी को देना है. उसका कामकाज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल बारीकी से देखती है. माइन्यूटली दे वॉच इट, क्योंकि वहीं से इंटरनल कंट्रोल के इश्यूज इमिनेट होते हैं. ऑडिट ऑब्जर्वेशन कैजुअली मत लीजिएगा. ये इंस्टेंस कई बार रिजर्व बैंक देखती है. कॉन्करेंट ऑडिट इज इनइफेक्टिव इन द बैंक. क्यों ये रिजर्व बैंक कहती है? बात बताऊं आपको, आपको बुरा लगेगा, लेकिन ये जो सीए फ्रेटर्निटी है ना, ये भी धंधे के पीछे किसी भी प्राइस में कॉन्करेंट ऑडिट लेते हैं आपसे. आप जो बोलेगे वो प्राइस को ये कॉन्करेंट ऑडिट लेते हैं. इनको परवड़ता नहीं है, फिर भी लेंगे. Pay them good. Never negotiate auditors' fees. Why? Because you must extract deliverables from them. Concurrent audit का स्कोप, उसका कंप्लायंस, उसका रिपोर्टिंग, उसकी टाइमलाइंस, उसका क्लोजर भी आप ऑडिटर से करवाओ. जैसे कि 1 महीने का कॉन्करेंट ऑडिट रिपोर्ट होने के बाद में बैंक कंप्लायंस रिपोर्ट देती है. वो कंप्लायंस क्लोजर आपको ऑडिट डिपार्टमेंट को नहीं करना है. ये कॉन्करेंट ऑडिटर को ही बोलना है कि हाँ भाई ये कंप्लायंस हो गया. अलाउ हिम टू क्लोज इट. आस्क हिम टू क्लोज इट. ये कब होगा? जब आप ये ऑडिटर्स को मार्केट रिलेटेड फीस दोगे. मैंने कई बैंक्स ऐसे देखे हैं कि वो ऑडिटर्स को दबाते हैं. क्या दबाते हैं? चवन्नी छाप फी देते हैं. इफ यू गिव पीनट्स यू विल गेट मंकीज. सिंगदाने दोगे तो बंदर आएंगे. कहने का मतलब क्या है? आपको आदमी चाहिए. So pay them good, ensure that your audit quality is improved. Segregation of duties और ड्यूअल हैटिंग के बारे में भी कई बार रिजर्व बैंक कहती है कि एक बंदा दो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाले पोजीशंस देखता है. फ्रॉड के बारे में गाइडलाइंस डिटेल से, उसका मैकेनिज्म आपके पास, आप प्रूव करना चाहिए कि हमारे पास फ्रॉड कंट्रोल मैकेनिज्म है. फ्रॉड के रिपोर्टिंग के बारे में डिले होना आजकल वो कम हो गया है, लेकिन फ्रॉड के बारे में हम लोग फ्रॉड को दबाना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है अगर हम पुलिस के पास गए तो हमारी बदनामी होगी, बैंक के ऊपर रन लग जाएगा. ऐसा कुछ नहीं होता है. ऐसा कुछ नहीं होता है. मेक अकाउंटेबिलिटी अ प्रैक्टिस. फ्रॉड है, रिपोर्ट करो. कोई भी हो बंदा,
रिपोर्ट करो आरबीआई को, वो जो भी 14 दिन 21 दिन का टाइमलाइन है, जो भी प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आपको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ-जहाँ पे लोन के बारे में या किसी और फ्रॉड के बारे में स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करो, सस्पेंड करो स्टाफ को, इंक्वायरी करो, जस्टिस करो। गलत तरीके से पनिशमेंट मत करो, लेकिन ये एक्शंस आपको आप नहीं लेते हो। ड्यूअल चेकिंग होना चाहिए, मेकर चेकर होना बहुत ही ज़रूरी है। साइबर सिक्योरिटी के वीकनेस के बारे में भी रिजर्व बैंक ये कहती है कि आपका कंप्लायंस ठीक तरह से नहीं हो रहा है। कैपिटल एडिक्वेसी के बारे में वैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे दिन गुजरते जाएँगे ये कैपिटल एडिक्वेसी की रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है, 12% के ऊपर जाएगी, क्योंकि ऑपरेशनल रिस्क के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैट्रिक्स लाएगी रेगुलेटरी कैपिटल के लिए, उसकी तैयारी करो। लिक्विडिटी में स्ट्रेस आ रहा है, आपका क्लियरिंग नहीं मैनेज हो रहा है, तुरंत देख लो, कमिट टू इट हाउ क्या प्रॉब्लम हो रहा है देखो, मोबिलाइज डिपॉजिट्स सो दैट योर लिक्विडिटी प्रॉब्लम इज नॉट देयर। नॉर्मली नहीं होता है ऐसा, लेकिन अगर कहीं रन लग गया तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उसकी तैयारी करके रखो। इन्वेस्टमेंट ट्रेजरी नॉर्म्स वायोलेशन बहुत बहुत बैंक्स करती हैं, एम टू एम और जिसको मार्क टू मार्केट लॉसेस में है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, ऐसा मत करो। ट्रेजरी के कंट्रोल स्कोर होते हैं, कॉन्करेंट ऑडिट करो। आउटसोर्सिंग पॉलिसी और ये जो तुम्हारे अभी मास्टर डायरेक्शंस आए हैं उसके बारे में भी क्या डायरेक्शन है, तुम्हारी बैंक क्या कर रही है और तुम्हें क्या करना चाहिए, डायरेक्शन क्या कहती है, इसके ऊपर एक्शन पॉइंट करो। डिजास्टर रिकवरी प्लान नहीं होता है बैंक के पास, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान नहीं होता है। रियलिस्टिक प्लान बनाओ, थियोरेटिकल प्लान मत बनाओ। किसी दूसरे बैंक का आप बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान लेके आओगे, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हें तुम्हारा ही प्लान करना पड़ेगा। डेटा बैकअप जो है विच इज़ अ वेरी सीरियस कंसर्न। अगर आपका डेटा बैकअप आउटसोर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके ऊपर आपका कंट्रोल होना चाहिए। यू मस्ट गेट डेटा, अगर सिस्टम बंद पड़ती है तो यू मस्ट हैव एन अल्टरनेटिव डेटा। तो डेटा बैकअप भी आपके पास अच्छी तरह से होना चाहिए। ईडीपी ऑडिट, रिजर्व बैंक, मुझे ये कई बार दुख होता है कि रिजर्व बैंक का जो आईटी के बारे में सर्कुलर है वो आज भी ईडीपी ऑडिट करता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के आगे चली गई है बैंक्स, उसको आप ईडीपी ऑडिट क्यों कहते हो? इन आईटी देयर आर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट, लेकिन रिजर्व बैंक का सर्कुलर अभी भी फोकस करता है ईडीपी ऑडिट पे। कौन बताएगा यार, वो छोड़ो, हम हमारे लिए क्या करना है ये सोचेंगे। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दीज आर नॉर्मल केसेस विच आर ऑकरिंग इन द बैंक, और ये केसेस को अगर आप सही तरीके से हैंडल करोगे तो रिजर्व बैंक को आपका परफॉर्मेंस रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आप अच्छा काम कर रही हो ये बोलना पड़ेगा। मैं एक बात बताऊं आपको, सिंपल चीज, आपकी इंस्पेक्शन रिपोर्ट में ऐसे पॉइंट्स आना चाहिए जिसके ऊपर रिजर्व बैंक आपको पनिशमेंट नहीं कर सकती। जैसे कि तुम्हारा जो कंप्लेंट बॉक्स है, कस्टमर कंप्लेंट बॉक्स है, उसके ऊपर धूल मिट्टी पड़ी है, बहुत लोग बहुत दिनों से ओपन ही नहीं किया गया है। ओपन तो होना चाहिए, लेकिन ये जो ऑब्जर्वेशन है इसके ऊपर रिजर्व बैंक आपको पनिश नहीं करेगी। लेकिन आपने एनपीए छुपाए हैं, आपको पनिशमेंट हो सकती है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल on these events or cases which are happening, and see to it that you are taking a 360-degree view in the entire matter. This will probably aired in the last week of March. You'll all be busy in the March closing, so I wish you a very happy closing. Put up a fantastic result. अप्रैल के पहले महीने में हम लोग रिजर्व बैंक की पावर्स और इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, सो दैट यू विल हैव अ कंप्लीट ओवरऑल व्यू हाउ रेगुलेटर्स आर फंक्शनिंग टू कंट्रोल द बैंकिंग इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग इंडस्ट्री ऑल्सो, उनके पास आदमी लोग नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि आप 365 दिन काम करते हो और वो 10 दिन आते हैं, 15 दिन आते हैं और आपका पूरा काम देखते हैं। कैसे देखते हैं? आजकल वो डेटा डंप लेते हैं। पर मैंने कई बार कहा है, फिर से एक बार दोहराता हूँ, आप जब इस 31 मार्च का डेटा डंप रिजर्व बैंक को दोगे तो आपको ये देखना है कि आपके डेटा डंप पे रिजर्व बैंक क्या काम करती है।
और वो काम जब करते हैं, तो वो जब आपके पास इंस्पेक्शन को आते हैं, मे बी जुलाई, अगस्त, सितंबर जब भी आते हैं, वो 31 मार्च रिलेटेड पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। क्यों? ये जो डेटा डंप आप देते हो ना, ये डेटा डंप में एबेरेशंस आते हैं। जैसे कि डेटा डंप में आपके वर्किंग कैपिटल लिमिट्स है, और जहां पे कितने बोरोस ने डीपी अपडेट नहीं कराई है, ये डेटा डंप में से समझ में आता है। उनको अगर समझ में आता है तो हमें क्यों नहीं आता है? उसकी वजह है, इसके टूल्स होते हैं, जिसको नॉर्मली कैट टूल्स कहा जाता है। आपको दो एक्सेल वाले बंदे लाने हैं, जिनको एक्सेल अच्छा आता है, जिनको पिवोट्स अच्छे आते हैं, और जिनको ये डेटा डंप जो रिजर्व बैंक को दे रहे हो उसका आप एनालिसिस खुद कर सकते हो। क्यों करना है ये? उनको डेटा डंप देने के पहले आप करेक्शन आपके सिस्टम में और एंटायर डेटा में लेके आओ, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये एक्चुअली आपको करना पड़ता है। अब रिजर्व बैंक इसके ऊपर क्या तोड़ निकाली के पता बताऊं मैं आपको? ये आपका 31 मार्च का डेटा डंप निकालेंगे, आप देख के आओगे, और वो जिस दिन आपके यहाँ आएंगे ना, उस दिन का वो डेटा डंप लेंगे। मतलब क्या है, 31 मार्च के बाद में आपने क्या क्या सिस्टम में काम किया है, उनको पता चल जाएगा। अगर सही तरीके से काम करते रहोगे, तो जिस दिन जुलाई में, अगस्त में, जब भी कभी आरबीआई का इंस्पेक्शन आएगा, उस दिन का वो डेटा डंप लेंगे, फिर भी वो कुछ आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हो। ऑब्जेक्टिव तो यही है ना। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रेगुलेशन? रेगुलेशन का मतलब ही यही है कि जो नियम, कानून, डायरेक्शंस, गाइडलाइंस दिए गए हैं, उसका पालन करो। सिंपल। हर चीज डेटा डंप पे नहीं होती है। देयर आर सेवरल थिंग्स विच आर बियॉन्ड सिस्टम, तो उसके ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। मुझे लगता है कि ये सीरीज और एक दो संडे कंटिन्यू होगी। आई बिलीव दैट आई एम गोइंग टू मेक यू वेरी स्ट्रांग vis-a-vis our objective of making your bank a compliant bank. Please do like and subscribe to the channel. आपके पूरे ऑफिसर्स को ये लिंक दीजिएगा, उनको बताइएगा कि ये देखें, क्योंकि आप अकेला, बैंकिंग इज ए टीम गेम, तो अकेला कोई बंदा बैंक चलाता नहीं है। सब लोग मिलके, इंक्लूडिंग अ टीम ऑफ डायरेक्टर्स, दे आल्सो कम टुगेदर, एग्जीक्यूटिव्स कम टुगेदर, ब्रांच मैनेजर्स और इंटायर स्टाफ, दे कम टुगेदर। उनके काम करने का कल्चर रिजर्व बैंक को तुरंत समझ में आता है। जैसे कि मैं आप सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रिजर्व बैंक की टीम जब आती है ना, तब वो सबसे बात करती है, वो डायरेक्टर से बात नहीं करती है, बिकॉज दे आर नॉट बैंकर्स। वो एग्जीक्यूटिव से बात करती है। एग्जीक्यूटिव में है झगड़े, तो रिजर्व बैंक का कोई बंदा सवाल पूछता है, तो हमारे एक एग्जीक्यूटिव बोल देता है, यार हमारे यहाँ ये ठीक से नहीं चल रहा है। जैसे कि आईटी के कुछ अगर रिपोर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो हमारे ही बंदे रिजर्व बैंक को बोलते हैं, ये हमारा आईटी है ना, एकदम बकवास है, मत करो ऐसे। देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आपको बैंक अच्छी चलानी है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मेरा ये नहीं मानना है कि आपको झूठ बोलना है, झूठ तो कतई नहीं बोलना है, लेकिन रिजर्व बैंक शुड व्यू यू, जो तीन चार बंदे आते हैं, दे शुड व्यू यू एज अ वेरी स्ट्रांग टीम। अगर टीम स्ट्रांग है आपकी, तो कोई भी संकट अगर गहरा रहा हो, आपकी टीम आपकी बैंक को जिंदा रखेगी। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। So please do watch, please do like this video, share it with everyone. Thank you so much. Thank you so much for watching the channel. अगले संडे फिर जुड़िएगा, रिजर्व बैंक के बारे में और इंटरेस्टिंग खबरें और बातें आपको बताएंगे। खबरें नहीं, बातें जो ऑलरेडी है, रिकॉर्डेड है, जो पब्लिक डोमेन में है, वही बताऊंगा। मैं कुछ मेरे दिमाग में से आया ऐसा नहीं बोलता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, इसलिए आपसे बात कर सकता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड लाइकिंग दिस चैनल। आप देखते तो हो, लाइक तो करो यार। थैंक यू सो मच।